नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य खबर से ही करेंगे और आज दोस्तों हम चर्चा करेंगे जो 5 राज्यों के चुनाव आए हैं उस पर हम विस्तार से समीक्षा करेंगे, क्षेत्र को शामिल करते हुए। और दोस्तों, रूस से यूक्रेन युद्ध की अपडेट भी आपको बताएंगे, बादरा आसपास समाचार भी हम आपको बताएंगे। तो आज दोस्तों मात्र 4184 मामले आए हैं पूरे भारत में। कोरोना के 104 लोगों की मौतें आई है और ये बेहद नॉर्मल है दोस्तों। अब आगे हम इसको इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि इतने मामले तो खांसी जुकाम के नॉर्मल पूरे देश में इससे कहीं ज़्यादा आते हैं दोस्तों। तो आज के इस 10 मार्च के विशेष दिवस के बारे में दोस्तों, माधवराव सिंधिया कांग्रेस नेता जो है उनका आज 10 मार्च के दिन 1945 में जन्म हुआ था, उनका जन्म दिवस है। और 1997 को आज के दिन देश की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले दोस्तों उनका निधन हुआ था और उसके बारे में मैं जल्दी से आपको बताऊं तो 1997 में उनका निधन हुआ था, लेकिन मात्र 10 वर्ष की उम्र में दोस्तों उनकी शादी कर दी गई थी और पढ़ाई भी उनकी एक प्रकार से छूट गई थी। उनके पति ज्योतिराव को भी पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन दोस्तों उनके पति ने भी सपोर्ट किया और कुछ अन्य लोगों ने भी सपोर्ट किया, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित किया और भारत के पहले बालिका विद्यालय की प्रधानाचार्य बनी थी, पहली प्रधानाचार्य सावित्रीबाई फुले। और दोस्तों इससे पहले किसान स्कूल की संस्थापक भी बनी थी, तो पहली भारत की महिला टीचर है सावित्रीबाई फुले। उसका निधन हुआ था दोस्तों आज ही के दिन। 1934 को भारत के जाने माने समाज सुधारक ललन प्रसाद व्यास का भी आज ही के दिन जन्म हुआ था। तो दोस्तों आज के खास विशेष दिवस के बारे में इतना ही। अब हम आसपास की खबरों का रुख करते हैं। बादरा के लगभग 30 भट्टा मजदूरों सहित पूरे देश के भट्टा मजदूरों की दोस्तों जयपुर सहित दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हुआ और बादरा के भी 30 भट्टा मजदूरों ने दोस्तों दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, भाग लिया। और जो जीएसटी दर पर जो बढ़ोतरी की गई है और रॉयल्टी पर भी जीएसटी अर्थात टैक्स पर टैक्स लगाने की जो सरकार की नीति है दोस्तों उसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन था और ये अनुचित बोझ जल्द से जल्द हटाने के लिए इन सभी भट्टा मालिकों की मांग थी। और इसके अलावा दोस्तों 13 मार्च को बादरा के विधायक बलवान पुनिया का स्वागत समारोह होगा और ये स्वागत समारोह करेंगे आर्य समाज भवन में। जो पुरानी पेंशन बहाल की गई है उनसे जुड़े हुए कर्मचारी, शिक्षक, विशेषकर रेसला के सभी शिक्षकगण। और दोस्तों इसको लेकर एक गांधी पार्क में बैठक का आयोजन किया गया था और इस बैठक में डिसीजन लिया गया था कि 13 मार्च को जो है विधायक का स्वागत समारोह किया जाएगा। इस बैठक में दोस्तों अध्यक्ष कुलदीप बिजारनिया सहित रमेश राजौरा, सुल्तान मावलिया, ओम सुड्डा, महेंद्र सारण, मुकेश शर्मा, संदीप मेहरा, देवीलाल, मोहनलाल, शेखर, जयदीप, अनिल, राकेश, राजेंद्र, त्रिलोक चंद्र, संदीप धम्मू, हनुमान प्रसाद आदि, सुरेंद्र बेनीवाल आदि अनेकों दोस्तों शिक्षक बंधु मौजूद रहे। और इसके अलावा आज गांधी पार्क में इसको लेकर इसकी विशेष तैयारियों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बादरा के प्रेस कार्यालय गांधी पार्क में स्थित उसमें की गई। और दोस्तों इसमें भी 13 मार्च को जो विधायक का स्वागत कार्यक्रम है उसको लेकर और जो पुरानी पेंशन को बहाल किया गया है उसको लेकर शिक्षक जो है पत्रकारों के साथ हुए और उनसे वार्ता की गई। इसके अलावा दोस्तों नेकीराम जांगीर के पौत्र योगेश पुत्र मदन लाल का विवाह दोस्तों पूजा पुत्री स्वर्गीय धर्मपाल जांगीर जो सिसवाल हरियाणा के हैं उनके साथ संपन्न हुआ। और दहेज में जो दहेज की पेशकश की गई उसको ठुकराते हुए जो योगेश है तो योगेश जांगीर ने दोस्तों मात्र 1 रुपया और नारियल लेकर ये शादी की। और ये एक शानदार एग्जाम्पल है दोस्तों। ऐसे आजकल अनेकों एग्जाम्पल हमारे समाज में रहकर मिल रहे हैं और ये एक युवाओं की बहुत अच्छी सोच भी हम कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे जो 5 राज्यों के चुनाव आए हैं उनके बारे में दोस्तों। जो देश भर में 5 राज्यों के चुनाव हुए और जिसको लेकर रिजल्ट आया।
दोस्तों 5 राज्यों के चुनाव अभी भी तस्वीर तो साफ हो चुकी है, लेकिन रिजल्ट जो है, परिणाम जो है, वो कहीं ना कहीं अभी भी बहुत से परिणाम रुके हुए हैं। दोस्तों मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ, जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के, तो दोस्तों उन 5 राज्यों में लगभग 4 राज्यों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है और सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। इसके अलावा एक राज्य पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ दोस्तों सत्ता में आई है और सभी पार्टियों को उसने पछाड़ दिया है। तो कुल मिला के इसके ऊपर समीक्षा करेंगे, बात करेंगे। दोस्तों पहले मैं आपको रिजल्ट बता दूं, लगभग रिजल्ट ये कैसा आया। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों के लिए दोस्तों चुनाव हुआ और लगभग सभी 403 सीटों के परिणाम तो अभी हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन सभी 403 सीटों के रुझान एकदम क्लियर है और लगभग 270 से अधिक सीटें बीजेपी जीत रही है, जबकि 120 के करीब सीटें समाजवादी पार्टी और मात्र 1 या 2 सीटों पर कांग्रेस कभी 1 सीट पर आगे और कभी 1 सीट पर पीछे है। क्लियर नहीं हुआ परिणाम। और बसपा लगभग 4 और अन्य 2 सीट। जबकि पंजाब के चुनाव में 117 कुल सीटों में 2 लगभग बीजेपी, 18 के करीब कांग्रेस और दोस्तों 90 के करीब आम आदमी पार्टी और 5 सीट के करीब जो है अकाली दल। इसके अलावा उत्तराखंड की 70 सीटों पर जो हम अगर रिजल्ट बताएं आपको, तो स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ प्राप्त किया है। लगभग 45 से 46 सीटें भाजपा यहाँ क्लियर कर रही है और जबकि 20 के लगभग सीटें कांग्रेस और 4-5 सीटें जो है अन्य। इसके अलावा मणिपुर में भी 60 सीटों के लिए चुनाव हुए और सभी 60 सीटों पर अगर रिजल्ट आपको बताएं, 28 के करीब जो है भाजपा यहाँ से सीटें जीत रही है। तो एकदम बहुमत से 1-2 सीट जरूर कम है, लेकिन यहाँ सरकार बनाने की कंडीशन में 10 सीटें कांग्रेस और 8 के करीब एनपीपी और 5 के करीब एनपीएफ की सीटें यहाँ हैं। और गोवा में सभी 40 सीटों के चुनाव हुए और परिणाम आए दोस्तों लगभग 20 के करीब सीट, यानी कि अर्थात बहुमत के करीब भाजपा यहाँ पहुंची है और 12 के करीब कांग्रेस, जबकि टीएमसी 2 और आप 2 की संभावनाएं बनी हुई है। और रिजल्ट पूरी तरीके से क्लियर अभी परिणाम नहीं हुआ है दोस्तों। तो कुल मिला के मैं आपको कहूँ तो 670 सीटों के लिए 5 राज्यों के चुनाव थे और संपन्न हो गए और इन 670 में से करीब 380 से कहीं अधिक सीटें भाजपा अकेली जीत रही है, जबकि 60 के करीब सीटें यहाँ कांग्रेस जीत रही है इन 500 राज्यों में। तो कांग्रेस का प्रदर्शन दोस्तों चुनाव दर चुनाव घटता जा रहा है और जो पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, अब वो कांग्रेस की सरकार नहीं आई और मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड में भी जो सारी संभावनाएं थी वो सारी की सारी दरी रह गई। तो कुल मिला के दोस्तों 37 सालों बाद में एक बार फिर उत्तर प्रदेश में किसी सरकार का रिपीट होना एक रिकॉर्ड बना है दोस्तों। योगी दोबारा आए हैं 37 सालों के बाद में। तो दोस्तों इससे क्या कांग्रेस लगातार, जो कांग्रेस का रिकॉर्ड हम बताएं तो पिछले 1 दशक में दोस्तों कांग्रेस जिस राज्य में सरकार थी वो रिपीट होकर नहीं आई। तो क्या राजस्थान में भी अब ऐसा ही होने वाला है? क्या राजस्थान भी अब कांग्रेस के हाथों जाने वाला है? मात्र राजस्थान और महाराष्ट्र में कांग्रेस की और कांग्रेस समर्थित सरकारें हैं। तो क्या अब कांग्रेस पूरे देश में कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है? दोस्तों ये एक बहुत बड़ा सवाल है पूरे देश की राजनीति में। ये सवाल है, मुझे लगता है अभी आगे टीवी चैनलों पर इस सवाल को लेकर डिबेटें भी होगी। और क्या अब पूरे देश में जब आगामी आम चुनाव होंगे लोकसभा के, तो तीसरे मोर्चों का गठन होगा और कौन तीसरे मोर्चे की अगुवाई कर सकती है, ममता या फिर अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने दोस्तों पहली बार 1 से अधिक राज्यों में सत्ता प्राप्त की है। दिल्ली में ऑलरेडी सत्ता में है और इसके बाद में अब पंजाब में भी वो प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आए और गोवा में भी उन्होंने खाता खोला है। तो इसका मतलब क्या अब कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी लेने जा रही है? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्या कांग्रेस अब अपने स्वरूप पर, और जो अपना बिगड़ रहा स्वरूप है, अस्तित्व जो खत्म होता जा रहा है, मिट रहा है, उसके ऊपर मंथन करेगी? दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और एक बहुत बड़ी चीज निकल कर आई है दोस्तों इन 5 राज्यों के चुनाव से, और वो है कि पहली बार कोई पार्टी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर
चुनाव लड़ी है और जीत कर आई है। दोस्तों ये बहुत कम होता है कि कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाए। अक्सर विकास का मुद्दा तो सरकारें उठाती है कि हमने बहुत विकास किए हैं और वो विकास गिनाए जाते हैं और दूसरे का डर भी दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ भाजपा उत्तर प्रदेश में दोस्तों कानून व्यवस्था को लेकर चुनावी मैदान में थी और एक बार फिर प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है। इसका मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में लोगों को संतुष्ट किया है और बहुत बड़े वर्ग को संतुष्ट भी किया है और उसकी आशा अपेक्षाओं पर उम्मीदों पर खरा उतरने का काम भी किया है। इसके अलावा दोस्तों क्या मुख्य विपक्षी दल की भूमिका कांग्रेस देश से खोने जा रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्या उत्तर प्रदेश में जो गुंडों पर और गुंडों की भूमि पर संपत्तियों पर जो बुलडोजर चलाया था योगी आदित्यनाथ ने, ये उस बुलडोजर की नीतियों की जीत है, या दोस्तों एक प्रकार से मैं कहूँ तो ममता, अखिलेश, राकेश टिकैत, प्रियंका गांधी, प्रियंका वाड्रा, मायावती, चंद्रशेखर आदि इन तमाम नेताओं पर योगी की बुलडोजर नीति या योगी की धर्म नीति हावी रही। इन सबको पटकनी दी योगी आदित्यनाथ ने। तो कुल मिला के योगी एक बड़ा चेहरा बनकर पूरे देश में उभरे हैं और पूरे देश में कांग्रेस दोस्तों सिमटती जा रही है। और कुल मिला के अगर कांग्रेस की पंजाब की बात करें तो सिद्धू और चन्नी तो 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, दोनों सीटों पर हारने की हमारे पास खबरें आ रही है। तो दोस्तों ये भी बहुत कांग्रेस के साथ बुरा हुआ और सिद्धू भी दोस्तों यहाँ हारते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो यहाँ आम आदमी पार्टी की एक महिला दोस्तों यहाँ से उभरती हुई दिखाई दे रही है और मजीठिया भी पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ स्थिति बड़ी विकट और खराब कांग्रेस के लिए बनती जा रही है। अब कांग्रेस को मंथन करना होगा। अब अगर बात करें तो इसी साल के अंत में दोस्तों हिमाचल प्रदेश और गुजरात के भी चुनाव होने हैं विधानसभा की। और अगले साल की बात करें तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ के भी चुनाव है, इन बड़े राज्यों के भी चुनाव है। तो 2023 में उसके बाद में सीधे लोकसभा चुनाव में हम प्रवेश करेंगे। तो लोकसभा चुनाव से पहले इन अहम राज्यों के चुनाव भी काफ़ी अहम हो जाते हैं भारत की राजनीति में। हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ये सारे के सारे कहीं ना कहीं भाजपा के ही राज्य प्रतीत हो रहे हैं। और इनमें अगर फिर कहीं भाजपा मार खाती हुई दिखाई दी या पिछड़ती हुई दिखाई दी तो लोकसभा चुनाव में बेशक भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक लाभ उन आने वाले आगामी राज्यों में जरूर पड़ेगा दोस्तों। जो ये 5 राज्यों के चुनाव अब हुए हैं और आपने देखा है, और जिस प्रकार से दोस्तों हमने बादरा में एक अलग से वीडियो भी बनाया है इन जीत को लेकर, भाजपा कार्यकर्ताओं को देखा और तो कोई कार्यकर्ता कांग्रेस के ओर के कहीं हमें दिखाई नहीं दिए। भाजपा के कार्यालय में पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल के कार्यालय में जरूर कार्यकर्ता थे और बहुत ज़्यादा खुशी नहीं थी, इसका भी एक रीज़न था। और गुलाल के साथ जो है खुशियां मनाते हुए दिखाई दी है। हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया दोस्तों। विधायक पुत्र अर्जुन बेनीवाल ने भी कुछ अच्छे सवाल जवाब उनसे हुए, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, रोचक वीडियो है। तो कुल मिला के दोस्तों हमने अन्य कार्यकर्ताओं से भी बात की, हरिप्रकाश शर्मा भी वहाँ थे, दुन्नी चबरवाल भी थे, अन्य कार्यकर्ता भी थे। तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। ज़्यादा खुशी इसलिए नहीं थी भाजपाइयों को, और रैली ढोल नगाड़ों का प्रदर्शन इसलिए भादरा में नहीं किया गया दोस्तों। मांगीलाल गोयल जो प्रतिपक्ष के नेता है पालिका बोर्ड के भाजपा के, उनके भतीजे अशोक कुमार का कल आकस्मिक निधन हो गया था। तो ये बहुत बड़ी क्षति एक प्रकार से स्थानीय भाजपा परिवार में, समुदाय में देखने को आई है। और इसको चलते दोस्तों भाजपा में एक प्रकार से शोक की लहर भी हमें दिखाई दी। तो इसको लेकर ही ज़्यादा खुशियाँ नहीं मनाएंगी। तो दोस्तों कुल मिला के ये रही आज की समीक्षा चुनावों की। इसके अलावा दोस्तों पूर्व सैनिक जो उपखंड कार्यालय के आगे धरने के ऊपर बैठे हुए थे अनिश्चितकालीन धरने के लिए, कल ही बैठे थे, हमने अलग से वीडियो भी डाली थी और कुछ पूर्व सैनिकों के बयान भी थे, वो आप देख सकते हैं हमारे साफ संदेश भारत चैनल के ऊपर। उनका आज समझौता हो गया दोस्तों। शकुंतला देवी चौधरी जो एसडीएम है हमारे, उनके साथ आज वार्ता हुई दोपहर को। और वार्ता के दौरान जो प्रतिनिधि मंडल अखिल भारतीय सैनिक कल्याण संघ के बैनर तले वार्ता करने के लिए गया प्रशासन के साथ, तो दोस्तों उनकी लगभग बातें हुई और लिखित में ये समझौता हुआ है।
और लिखित में समझौते में दोस्तों साफ साफ लिखा गया है एसडीएम शकुंतला चौधरी द्वारा कि आने वाले 21 मार्च से पहले अर्थात होली से पहले ही संभवतः ये हो जाएगा, लेकिन 21 मार्च का लिखित में समय लिया गया है कि आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा और उचित कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर की जाएगी। तो जो फौजी की ज़मीन दाब ली गई थी करीब 5 किलो दोस्तों, उस ज़मीन को अब छुड़ा दिया जाएगा और फौजी को वापस दिया जाएगा। तो कुल मिला के सतवीर सूबेदार राजेंद्र सोनी, फौजी गुलाम हुसैन आदि अनेकों पूर्व सैनिक दोस्तों इस धरने पर डटे थे। उन्होंने रात की सांस लिया और धरना एक प्रकार से स्थगित किया गया है। स्थगित मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों अगर ये मांग पूरी नहीं हुई तो पूर्व सैनिक फिर से अनिश्चितकालीन धरना और आंदोलन के लिए विवश होंगे, ये उन्होंने क्लियर किया है। तो कुल मिला के दोस्तों अब हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच के युद्ध की। दोस्तों युद्ध भी अब अहम निर्णायक मोड़ पर आ चला है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो लगभग जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है जेलेंस्की वो झुक चुके हैं और जो रूस की करीब मांगे थी उन मांगों के प्रति नरमी दिखाई है और अपने बयान में भी नरमी लेकर आए हैं और स्पष्ट उन्होंने कहा है कि नाटो में जाने की अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो ये अमेरिका को बहुत कड़ा झटका है और दोस्तों नाटो देश से नीचे से पूरी सहायता उसको प्रदान कर रहे थे, जिसी के दम पर आज 15वां दिन है रूस के साथ यूक्रेन जो है संघर्ष में डटा हुआ था मैदान में। अन्यथा दोस्तों रूस की विशालकाय फौज के सामने, सैनिक दस्ते के सामने और भीषण खतरनाक भयानक हथियारों के सामने दोस्तों टिकना बहुत बड़ी बात है। लेकिन रूस का भी काफ़ी नुकसान किया यूक्रेन ने और यूक्रेन के शहरों को तो रूस ने बर्बाद कर दिया दोस्तों। तो कुल मिला के क्या शर्तें थी रूस की दोस्तों मैं आपको बताऊं तो नाटो में नहीं जाएगा यूक्रेन, ये सीधी चेतावनी थी और अमेरिका को, नाटो को, यूरोपीय संघ के देशों को, संयुक्त राष्ट्र संघ को, सभी को रूस ने चेतावनी दी थी, पूरी दुनिया को, कि मेरी सीमा के ऊपर स्थित कोई देश नाटो से नहीं जुड़ेगा, ये मेरी अभिलाषा ही नहीं, मेरी दृढ़ इच्छा शक्ति है, मैं नहीं जुड़ने दूंगा और न्यूक्लियर ताकत नहीं बनने देंगे यूक्रेन को। ये भी रूस की जिद थी। और क्रीमिया जो यूक्रेन से ही अलग करवाया था युद्ध करके कुछ वर्ष पहले रूस ने, उसको लेकर वो क्षेत्र रूस का ही माने यूक्रेन, ये भी एक मांग थी। और लोहांसक व डोनेसक जो अलग प्रांत थे उसके, उनको देश घोषित कर दिया था रूस ने युद्ध से जस्ट पहले। उसके बाद में उनमें सैनिक भेजकर एक युद्ध का माहौल बना था, युद्ध का माहौल तैयार किया था रूस ने। उन दोनों को अलग देश मानने और उसके ऊपर किसी प्रकार का विवाद ना खड़ा करे यूक्रेन, ये भी मांग थी। तो इन लगभग सभी मांगों पर यूक्रेन की सहमति बनी है। न्यूक्लियर ताकत नहीं बनेगा, इसके ऊपर कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं थी। जरूर उनकी बातें पटरी पर आ रही है और रूस ने भी कहा है कि कुछ हद तक वार्ता में समझौते की टेबल पर आया है यूक्रेन और सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की युद्ध के 14वें दिन अपने आप को झुकाते हुए जो है नाटो की सदस्यता नहीं लेने की बात भी कह दी और रूस द्वारा घोषित सभी 2 प्रदेशों की देश की मान्यता जो है डोनेस्क और लुहांस्क की भी मान ली और क्रीमिया के ऊपर भी रूस का क्षेत्र मानने के लिए तैयार हो गया। तो कुल मिला के एक प्रकार से नाटो को मुंह तोड़ जवाब दिया है और रूस के ऊपर जो लगभग 2700 से अधिक प्रतिबंध दोस्तों जो लगे थे, अब उनका क्या होगा ये देखने वाली बात है। और रूस जिस दम पर दोस्तों अपने हथियारों के दम पर, जो कि परमाणु शक्ति विश्व की नंबर 1, 6200 अधिक परमाणु बम रूस के पास है, परमाणु हथियार है, उसके दम पर माने, या फिर गैस का सबसे बड़ा निर्यातक देश है उसके दम पर माने, या तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है उसके दम पर माने, रूस अपनी महाशक्ति और पावरफुल देश के दर्जे को एक प्रकार से पूरे विश्व में बरकरार रखने में कामयाब होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और कुल मिला के ये विश्व का जो युद्ध हुआ था और विश्व युद्ध की ओर अग्रसर होता हुआ दिखाई दे रहा था जाता हुआ, उसमें लगभग अब विराम आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो संभवतः ये समझौता हो सकता है क्योंकि कीव को दोस्तों घेरने की पूरी अमेरिका की एजेंसियों ने सूचना दी थी पूरे विश्व में, दुनिया में, कि मात्र 72 घंटों में, कल ये सुबह सूचना आई थी कि 72 घंटों में कीव पर रूस जो है वो कब्जा कर लेगा। तो
कीव पर अगर कब्जा हो गया तो ऑटोमेटिक दोस्तों किसी देश की राजधानी पर किसी देश का हमला हो जाता है और कब्जा हो जाता है, तो वो देश उसके पास सरेंडर करने के अलावा कोई विकल्प चारा नहीं बचता है। तो यही लगभग यूक्रेन के साथ हुआ है। यूक्रेन ने भरसक प्रयास किए, जेलेंस्की ने भरसक प्रयास किए, पूरी दुनिया के देशों से गुजारिश की, पूरी दुनिया से गुजारिश की, लेकिन अंत में रूस की मांगों के आगे और रूस की शक्ति के आगे नतमस्तक होना पड़ा है। तो ये रही दोस्तों रूस और यूक्रेन की अपडेट। अब जल्दी से आपको मौसम के भाव बता देते हैं दोस्तों। मौसम के भाव में 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से आज दिन भर हवा चली, 95% बादल थे और शाम को भी कमोबश 24 से 29 डिग्री टेम्परेचर और 62, 60, 70 के प्रतिशत के बादल छाए हुए दिखाई देंगे। 14 किलोमीटर की रफ्तार से रात्रि को हवा भी चलेगी। कल 11 मार्च को कैसा रहेगा मौसम? 18 से 28 डिग्री टेम्परेचर सुबह रहेगा, 30 से 32 दोपहर को और 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर कल शाम को रहने की उम्मीद है। बादल कल दिन भर बिल्कुल नहीं होंगे, मौसम साफ होगा और रात्रि को भी कल बादल बिल्कुल नहीं होंगे, मौसम साफ होगा। 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवा सुबह और शाम को रात को भी चलेगी। मौसम बिल्कुल कल साफ होगा। कहीं भी किसी भी प्रकार की आंधी तूफान बरसात की आशंकाएं मौसम विभाग द्वारा व्यक्त नहीं की गई है। तो ये रहे दोस्तों आज के शाम के 7 बजे के मुख्य कार्यक्रम, मुख्य समाचार। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।